मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू हैं और चुनाव में ही उन्हें मंदिर की याद आती है। कांग्रेस के लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे और अब चुनाव आते हैं तो मंदिर मंदिर घूमते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को चुनाव में ही अमेठी क्यों याद आती है, जब यहाँ की जनता ने उन्हें सेवा का मौका दिया तो कुछ किया नहीं और अब चुनाव आए हैं तो फिर यहाँ आ रहे हैं। जिन लोगों को आजादी के बाद देश की सत्ता सौंपी थी, मलिक मोहम्मद जायसी की ये बात अगर उनके दिमाग में आई हुई होती तो संभवतः हिंदू और हिंदुत्व में भेद नहीं करते। लोगों ने विभाजनकारी राजनीति को सदैव अपनाया। विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। आपके पूर्व सांसद जब विदेश में रहते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं और जब केरल में जाते हैं तो अमेठी के खिलाफ भी जरूर बोलते हैं। अमेठी की जनता को कोसते हैं। लोगों में कोई छुपाव भी नहीं है और कोई घबराहट भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज तो मेडिकल कॉलेजेस की एक श्रृंखला 1947 से लेकर 2017 के बीच 70 वर्षों में प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। अगर मैं 1947 के पहले भी जोड़ दूं तो कुल 17 मेडिकल कॉलेज बने थे प्रदेश में। और भाइयों बहनों, आज हम लोग प्रदेश में 35 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 4.5 वर्ष में 35 नए मेडिकल कॉलेज। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शिरकत करते हुए जगदीशपुर के मुबारकपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंची। इस दौरान स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज पूछना चाहती हूं कि उनसे जो दम्भ भरते थे रिश्तों का, जो दुहाई देते हैं महिला होने की, 50 साल आपका एक छत्र राज रहा है। इस जिले में 2.5 लाख बहनें ऐसी थीं जिनके पास कभी डॉक्टर के पास इलाज कराने का पैसा तक नहीं था। आप एक जिले को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दे पाए। वहीं सभा पर निशाना साधते हुए कहा कि हाथ में साइकिल को थामा और साइकिल हाथी पर चढ़कर अमेठी के सपनों का तिरस्कार किया। इतिहास में आनंद का दिन है कि 40 साल जिस जनपद को सुखद सपने दिखाता आया एक परिवार, जिस भ्रम में गरीब को छोड़ता आया एक परिवार, जिस दिशा में गरीब को छोड़ता आया एक परिवार, आज योगी जी मेडिकल कॉलेज का ये कार्यक्रम उस परिवार के घमंड को और भ्रम को तोड़ने का एक हुंकार है। लखीमपुर खीरी, तोकोनिया, बनबीरपुर हिंसा के आज 3 महीने पूरे हो गए हैं। बक्से में चार्जशीट लेकर एसआईटी सीजीएम कोर्ट पहुंची। 3 अक्टूबर को हुई बनबीरपुर हिंसा में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एसआईटी को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी थी। सीनियर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एसपी यादव ने बताया कि चार्जशीट में एक और आरोपी वीरेंद्र शुक्ला का नाम बढ़ाया गया है, जिन पर धारा 201 यानी सबूत को मिटाने का आरोप लगा है। आरोपी वीरेंद्र शुक्ला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के रिश्तेदार हैं। आरोपी वीरेंद्र शुक्ला पालिया के मौजूदा ब्लॉक प्रमुख भी हैं। सीनियर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एसपी यादव ने बताया कि अब तक इस मामले में थार गाड़ी से कुचलकर किसानों की हत्या करने के मामले में 3 आरोपी थे। चार्जशीट सीजीएम कोर्ट में दाखिल की गई है, करीब 5000 पन्नों की बताई जा रही है। चार्जशीट में धाराएं जो पहले चेंजेस हुए थे, धाराएं सिर्फ वही हैं। एक धारा और बढ़ाई गई है आईपीसी 201 और एक नाम बढ़ा है वीरेंद्र कुमार शुक्ला का। बाकी जो एफआईआर में हमारा एक नामजद नहीं हो पाया था नाम अजय मिश्र टैनी का, क्योंकि तहरीर में उनका नाम था,
और उसके बाद जो है उनको नामजद नहीं किया गया था। इस संबंध में हमने डीजीपी को प्रार्थना पत्र भी दिया था कि हमारा जो नाम है अजय मिश्र डैनी का हमने एफआईआर की तहरीर में दिया है, लेकिन उनको नामजद नहीं किया गया। तो हमारी उम्मीद ये थी कि शायद उनका नाम इस चार्जशीट में इस बार आना चाहिए, लेकिन चार्जशीट दाखिल कर दी गई है क्या? चार्जशीट दाखिल कर दी गई है किस मामले में? 219 में। ठीक है, वही तिकोनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। अच्छा, कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? वीरेंद्र शुक्ला नाम बढ़ा है। ये क्या धारा लगी क्या उन पे? 201 चार्जशीट? करीब 90 दिन बाद आखिरकार तिकोनिया हिंसा की जो चार्जशीट थी, जो तिकोनिया हिंसा का पूरा प्रकरण था, इसमें जो जांच कर रही एसआईटी टीम ने आज चार्जशीट दाखिल कर दी। 5000 की पन्नों की चार्जशीट में यह साफ तौर पर बताया गया है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा मोनू थे, उनका बेटा मुख्य आरोपी है, जबकि 13 लोग और भी इस चार्जशीट में जिनका नाम है, उनको चार्जशीट उनके विरुद्ध यानी दाखिल की गई है। जिसके बाद वहीं पर सबसे बड़ी बात है कि इस चार्जशीट में एक आरोपी का नाम बढ़ाया गया। जो आरोपी बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है, उनके जो साले हैं वीरेंद्र शुक्ला, उनका भी नाम बढ़ाया गया है। और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के जो साले हैं वीरेंद्र शुक्ला, उनका दफा 201 यानी साक्ष्य मिटाने के आरोप में उनका भी नाम बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर आज 90 दिन के बाद जहां एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की है, वहां यह साफ हो गया कि आखिरकार तिकोनिया हिंसा में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, उनके बेटे का कहीं ना कहीं मुख्य साजिश करता थे। और इसी प्रकरण में एसआईटी ने पूरे मामले की जांच कर आज चार्जशीट दाखिल कर दी। अब देखने वाली बात यह होगी कि लखीमपुर खीरी इस कांड में जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान आया था कि यदि उनका बेटा दोषी पाया गया तो वह खुद से इस्तीफा दे देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अब कौन सा कदम उठाते हैं, आखिर पार्टी किस तरीके से इस रूप को देखती है, जबकि यह साफ हो गया है कि तिकोनिया हिंसा में कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो थे आशीष मिश्रा मोनू, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे थे, वो कहीं ना कहीं दोषी थे। AK जायसवाल, लखीमपुर खीरी, न्यूज़ 1। कन्नौज के इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन पर इनकम टैक्स का शिकंजा कसता ही जा रहा है। शुक्रवार से ही उनके ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं। फिलहाल पुष्पराज जैन को आईटी की टीम कन्नौज से कानपुर ले आई है, जहां उनकी मौजूदगी में अहम दस्तावेजों को लेकर पूछताछ हो रही है। रिपोर्ट देखिए। कन्नौज में इत्र कारोबार में परत दर परत बसी बदबू के खात्मे के लिए इनकम टैक्स की टीम लगातार सक्रिय है। आयकर महकमे की पड़ताल लगातार चौथे दिन जारी है। इस बीच इनकम टैक्स के अधिकारी समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन पंपी को कानपुर ले आए हैं। वहीं आईटी की टीम कानपुर में पहले सील किए गए उनके भाई के फ्लैट पर उनकी मौजूदगी में टीम पड़ताल कर रही है। आपको बता दें, शुक्रवार को कन्नौज में आईटी की टीम ने छापेमारी शुरू की थी। पुष्पराज जैन पंपी और मलिक मियां की फर्म पर छापा मारा था। मलिक के फर्म से 3.5 करोड़ नकद बरामद हुए थे। पंपी जैन के ठिकानों से कई कारोबारी दस्तावेज मिले। अफसरों ने पंपी जैन के कागजातों में गड़बड़ी की आशंका जताई। इनकम टैक्स के शिकंजे में आए पुष्पराज जैन कौन हैं, आइए जानते हैं। पुष्पराज जैन उर्फ पंपी समाजवादी पार्टी के एमएलसी 2016 में इटावा फर्रुखाबाद से एमएलसी चुने गए। मार्च 2022 में इनका एमएलसी का कार्यकाल खत्म होगा। चुनाव प्रचार के लिए समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। अखिलेश यादव ने इस इत्र की लॉन्चिंग की थी। पुष्पराज का परिवार इत्र कारोबार से लंबे समय से जुड़ा है। 1950 में उनके पिता सवाईलाल जैन ने शुरू किया था कारोबार। पंपी जैन का 12 से ज्यादा देशों में कारोबार फैला है। बहरहाल पंपी जैन के ठिकानों पर आईटी के छापे से कई अहम खुलासे हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन की फिलहाल मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं। पुष्पराज जैन को कन्नौज से अब कानपुर लाया गया है। कानपुर में उसके भाई अतुल जैन का आवास है, जहां पर आयकर विभाग की टीमें पुष्पराज जैन को लेके आई हैं। लगातार आयकर विभाग का जो शिकंजा है वो पुष्पराज जैन पर कसता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कानपुर से रमन गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया। नवनियुक्त अपर पुलिस महानिदेशक राजकुमार ने कार्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत में कानून व्यवस्था को पहली प्राथमिकता बताया। उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ हैं एडीजी जोन
राजकुमार जी, उनसे जानते हैं 24 घंटे लगभग हुए हैं चार्ज संभाले हुए, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और क्या निर्देशित करेंगे हमारे माध्यम से? प्रत्येक पुलिस अधिकारी की प्राथमिकता रहती है क्राइम कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो वो सभी हम सुनिश्चित कराएंगे। और मेरे अधीनस्थ जितने भी जनपद हैं और रेंज हैं उसमें सभी अधिकारियों के साथ वार्ता हो गई है और क्राइम नियंत्रित रहे, घटना हम प्रिवेंट कर सकें और घटना हो जाती है अगर तो उसमें त्वरित गति से कार्रवाई हो, यही हमारा ध्येय रहेगा। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, उसके लिए भी हमें अभी से तैयारी करनी है। ऐसे तत्व, आपराधिक तत्व जो चुनाव के समय गड़बड़ी कर सकते हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध NSA, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट में कार्रवाई की जाए। और तो सर कुछ विवेचनाएं ऐसी हैं जो लंबित हैं, पड़ी हुई हैं, लोग आते हैं परेशान, थाने से आकर के बड़े अधिकारियों को आगे मिलना पड़ता है, स्थानीय वहाँ से नहीं हो पाते, उनके लिए सर क्या निर्देशित करें? नहीं, मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा पेंडेंसी यहाँ पर नहीं है, पूर्व में भी अच्छा काम हुआ है और जो विवेचनाएं पेंडिंग हैं उनको भी हम लोग अभियान के तौर पर सुनिश्चित करेंगे कि जो पुरानी विवेचनाएं हैं 1 साल से पूर्व के लंबित हैं उनको त्वरित गति से हम लोग प्रायोरिटाइज करके निस्तारण कराएं। कोई ऐसा संदेश हमारे माध्यम से देना चाहेंगे? आम जनता को मेरा यही संदेश रहेगा कि आपको कोई भी समस्या, कोई दिक्कत आती है तुरंत पुलिस को अप्रोच करें। आप अगर लोकल पुलिस में आपकी मान लीजिए कोई बात सुनवाई नहीं होती तो आप वरिष्ठ अधिकारियों को अप्रोच कर सकते हैं। ये तो हमारे साथ एडीसी जो राजकुमार जी साफ तौर पर कहा है कि पुलिस विभाग को निर्देशित किया है किसी तरीके की जनता को परेशानी ना हो, आने वाले चुनाव में हर तरीके से मदद की जाए और उसमें निर्देशित किया जाए। मैं अयाज खान, बरेली। जौनपुर के लीलावती हॉस्पिटल में लोग भारी संख्या में अपने बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने को लेकर बच्चों और उनके अभिभावकों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं वैक्सीन लगवाने के लिए बच्चों को डीएम मनीष कुमार वर्मा प्रमाण पत्र दे रहे हैं। आज से देश भर में 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए अच्छी खबर यह आई है कि अब 15 से 17 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन लगवाई जा रही है। वैक्सीन सेंटर पर बड़ी तादाद में बच्चे अपने अभिभावक के साथ वैक्सीन लगवाने पहुंचे। वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह भी दिखाई दिया। देश में कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए लगातार वैक्सीनेशन का अभियान जारी था, जिसमें 18 साल से लेकर 60 साल से ऊपर तक के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अब एक बार फिर से 15 साल से लेकर 18 साल तक के किशोरों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है। हम इस समय ऐसे ही एक वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर देखिए सुबह से ही यहां पर लोग अपनी अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए कतार में लगे हुए हैं। जो अभिभावक हैं वो अपने अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए कतार में खड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं जिनकी महज उम्र 15 साल से लेकर 18 साल के भीतर है। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितना जागरूक है, कितना उत्साहित है वैक्सीनेशन को लेकर। अभी तक 18 साल से लेकर ऊपर की उम्र के लोगों को लग रहा था, आप लोगों को इस वैक्सीन का इंतजार था, अब वो वैक्सीन लग रही है आपको? अच्छी बात है, गवर्नमेंट इतनी अलर्ट है अपने सभी सिटीजन्स के लिए, वो नोटिफाई कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी हो सके सबको वैक्सीन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स भी इतने अलर्ट है कि जैसे ही नोटिफाई करा वो सारे बच्चों को लेकर के आ गए हैं और ऐसे ही चाहते हैं कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो इसी तरीके से अलर्ट हो जाए ताकि हम अच्छे से फाइट कर सकें। इस बच्चे हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अभिभावकों और गार्जियनों से भी अपील करते हैं कि वो अपने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कैंप पर लाएं और सभी को वैक्सीनेशन का डोज लगवाएं ताकि कोरोना संक्रमण की जो तीसरी लहर ओमिक्रॉन के रूप में सामने आ रही है उससे बचा जा सके। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ सूरज पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया, कानपुर। मेरठ में भी बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर 44 केंद्रों पर वैक्सीनेशन चला। वहीं सीएमओ ब्रजमोहन ने बताया कि 15+ वैक्सीनेशन को लेकर 19,000 का टारगेट पूरे जिले में दिया गया है। 46 केंद्रों पर वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। सरकार ने 15+ वालों को बड़ा तोहफा दिया है। मुफ्त वैक्सीनेशन के साथ 15+ वाले बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाने का एक बड़ा मौका है। सभी केंद्रों पर उच्च अधिकारियों की टीम लगाकर निरीक्षण की जा रही है। तारीख में हमारे यहाँ कुल 125 एक्टिव केसेस हैं कोरोना के अंदर। अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक ही कोरोना ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हुआ था जो कि कोरोना नेगेटिव हो चुका है।
बाकी हमारे यहाँ आज की तारीख में कल 37 केसेस में रिपोर्ट हुए हैं। इसमें 90% लोगों के वैक्सीन लग चुकी है। कुल लोग इसमें कुल मिला के करीब 7 बच्चे हैं जो कि 18 से कम उम्र की लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन कोई भी सब होम आइसोलेशन के अंदर है, सब स्वस्थ हैं। सब आगरा में पहली वैक्सीन पूर्वी नाकर नाम के एक बच्चे को लगाई गई। पूर्वी नाकर दयाल बाग का रहने वाला है। बच्चे का आज जन्मदिन भी है। जन्मदिन के मौके पर उसे सरकार की ओर से तोहफा दिया गया, जो उसके सुरक्षा के लिए पूर्वी नाकर ने पीएम मोदी का भी धन्यवाद दिया। मेरे को बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, बिल्कुल हेल्दी फील कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, आज मेरा बर्थडे है तो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। और यहाँ के एम्प्लॉयज़ और सब लोग बहुत काइंड थे मेरी तरफ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे बस एक टेंशन हो रही थी, जिस हिसाब से कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता होती थी। अब ये है कि वो चिंता भी खत्म हुई। आई रियली थैंक्स टू अवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी फॉर दैट। तो अन्य जिलों की तरह हापुड़ में भी सभी सेंटर्स पर भारी संख्या में वैक्सीन की पहली डोज लेने के पहुंचे बच्चे और वैक्सीन की पहली डोज दी भी। वहीं हापुड़ के पीपीसी अस्पताल का सीएमओ रेखा शर्मा के निरीक्षण वो भी करने पहुंची और चल रही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर स्टाफ को दिशा निर्देश भी सीएमओ ने दिए। आपको बता दें कि हापुड़ में 15 से 18 वर्ष की आयु के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। आपने आज वैक्सीनेशन कराया तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज वैक्सीनेशन करा के। अब हम आराम से स्कूल जा सकते हैं। और पहले हमें डर लगता था कि हम कहीं इन्फेक्टेड ना हो जाए, एग्ज़ाम देने में डर लगता था। अब हमने वैक्सीनेशन करा लिया, अब हम सेफ हैं और हम अपनी सेफ्टी मास्क लगा के रख सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले स्कूल जाने में डर लगता था क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, पर लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको स्कूल जाने को मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जब हम स्कूल जाते थे तो हमें डर लगता था कि हम कोरोना संक्रमित ना हो जाएं, लेकिन अब हम खुले में स्कूल जा सकते हैं और हम मज़े कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश में आज 3 जनवरी से आज 15 to 18 प्लस वाला जो एज ग्रुप है इसका सभी का टीकाकरण होगा। इसमें जो 15 to 18 ईयर्स का हमारे बच्चे हैं इनको कोवैक्सीन लगाई जाएगी। और अभी जनपद हापुड़ में आज के दिन से लेके बल्कि आगे 10 दिन तक हम लोग डेली 15 सेशन करेंगे। और गोरखपुर के सीआरसी सेंटर में दिव्यांगों के साथ 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीन लगाई गई। कैंप का शुभारंभ विधायक विपिन सिंह ने किया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की शुरुआत की गई है। 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीन का टीका लगाया गया। पूरे जिले में 3,50,000 युवाओं को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। टीकाकरण के लिए कोविड पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, लेकिन कैंपों पर पहुंचे युवाओं का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। हम लोगों के लिए कोई चुनौती नहीं है। जहां पर हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वैक्सीन है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मानव संसाधन ट्रेंड्स है और हमें जो है 3.5 लाख बच्चों को टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया है। इसी के क्रम में हम लोगों की स्ट्रेटजी ये है कि जितने भी जनपद के इंटर कॉलेजेस हैं सब जगहों पर हम 2 से 3 दिन टीकाकृत करके वहाँ के सभी बच्चों को संतृप्त करने का प्रयास करेंगे। हापुड़ में भी कोरोना के दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। हापुड़ में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8 हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सीएमओ रेखा शर्मा ने बताया कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने से ही कोरोना को मात दिया जा सकता है। वहीं बुजुर्ग, बच्चे और कम इम्यूनिटी पावर वाले लोगों को घर में ही रहना बेहतर है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।